हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम बात करेंगे मक्का के बारे में। यह जो क्लास है हमारी वो इकोनॉमिक बॉटनी जो हमारा सेक्शन है उसके तहत हो रही है। तो आइए मक्का को वीडियो को शुरू करते हैं हम। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो मक्का है उसका बॉटनिकल नेम होता है जिया मेज। यह पादप एक बीजपत्री फसली पादप है जिसका कुल होता है पोएसी। आप सभी को विदित है कि गेहूं और बाजरा, चावल, इन सभी फसलों को भी पोएसी कुल में रखा गया है। अर्थात ये सभी जो खाद्यान्न फसलें हैं वो एक बीजपत्री कुल में आते हैं। तो मक्का भी जो है उनमें से एक है। साथ ही साथ मक्का भी जो है एक खाद्यान्न फसल है। हालांकि कुछ देशों में इसे चारे के लिए भी उगाया जाता है, तो कुछ देशों में इसे खाद्यान्न के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जो मक्का है उसको खाद्यान्न फसल के रूप में उगाया जाता है, जबकि अमेरिका में इस फसल को चारे के रूप में प्रमुखतः उगाया जाता है। मक्का की फसल को या मक्का को जो है वो नवीन विश्व का पुराने विश्व को उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस मक्का की उत्पत्ति जो है वो नवीन विश्व में हुई है। नवीन विश्व से आज से होता है अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और उसके जो आसपास का क्षेत्र है, इसे नवीन विश्व माना जाता है, क्योंकि इसकी जो खोज हुई है वो बाद में हुई है। और इस मक्का की जो उत्पत्ति है वो चूँकि नवीन विश्व में अर्थात तो अमेरिका महाद्वीप की है, और एशिया महाद्वीप में या जो पुराना वर्ल्ड है उसमें बाद में पहुंचा है। इसीलिए मक्का को नवीन विश्व का पुराने विश्व को उपहार कहा जाता है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसके उत्पत्ति तथा इतिहास की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मक्का की जो उत्पत्ति हुई है वो अमेरिका महाद्वीप में हुई है। अमेरिका महाद्वीप में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अमेरिका महाद्वीप में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और साथ ही साथ दक्षिणी अमेरिका जो क्षेत्र है, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, ये जो पूरा न्यू वर्ल्ड का जो एरिया है वहाँ पर इसकी उत्पत्ति मानी गई है। यूएसए और उसके पास वाला जो देश मैक्सिको है वो मुख्यतः इसकी उत्पत्ति के जो है केंद्र माने गए हैं। यह मक्का जो है एक प्राचीन धान्य फसल है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसकी उत्पत्ति जो है वो अनुमानित लगभग 5000 वर्ष पहले की मानी गई है। अर्थात 5000 वर्ष पहले से जो है ये फसल उत्पत्ति इसकी हुई और लंबे समय से जो है ये कृषित की जा रही है। मैक्सिको में जो है इसकी संभावित उत्पत्ति मानी गई है, क्योंकि वहाँ पुरातात्विक खोजों में 5000 से 6000 वर्ष पुराने जो जंगली पॉडकॉर्न के जो भुट्टे हैं, पॉडकॉर्न के भुट्टे वहाँ से प्राप्त हुए थे। तो इसीलिए जो है मैक्सिको एक प्रमुख केंद्र माना जाता है इसकी उत्पत्ति का। हालांकि मक्का जो है इसका कोई वास्तविक जनक ज्ञात नहीं है अन्य फसलों की तरह, ना ही इसका कोई जो जंगली पादप प्रकृति में मिलता है जो इससे समानता दर्शाता हो। इसलिए इसका जो पूर्वज पादप है उसका अभी तक अज्ञात है। इसका पता नहीं है अभी तक कि किस पादप से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। इस महाद्वीप से उत्पत्ति के पश्चात अगर हम देखें तो कोलंबस के द्वारा मक्का को जो है यूरोप पहुंचाया गया। उसके पश्चात जो पुर्तगाली अन्वेषक हैं उनके द्वारा इसको एशिया में पहुंचाया गया। और भारत की अगर बात करें तो भारत में मक्का का जो आगमन है वो 16वीं सदी के अंत से लेकर के 7वीं सदी के शुरुआत में माना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में जो मक्का है वो काफ़ी बाद में पहुंचा है। तो स्टूडेंट्स, ये तो थी इसकी उत्पत्ति और इतिहास की बात, जिसमें हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो था वो यही था कि मक्का की जो उत्पत्ति हुई है वो नवीन विश्व में हुई है। अर्थात इसकी जो उत्पत्ति का केंद्र है वो अमेरिका महाद्वीप है, जिसमें यूएसए और मैक्सिको जो है इसकी उत्पत्ति के केंद्र हैं। आइए अब बात करते हैं इसके अगले बिंदु की, और हमारा अगला बिंदु है इसके उत्पादन क्षेत्रों के बारे में। अर्थात मक्का के उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं। अगर हम विश्व में देखें तो विश्व में
अमेरिका जो देश है वो विश्व का सबसे ज़्यादा मक्का उत्पादन करने वाला देश है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन किया जाता है। लगभग पूरे विश्व की अगर बात करें तो हम 40 से 45% कुल मक्का उत्पादन का अमेरिका से प्राप्त होता है, क्योंकि अमेरिका में बड़े पैमाने पर मक्का बोया जाता है। तो साथ ही साथ यूएसए के अलावा चीन, अर्जेंटीना, फ्रांस, मैक्सिको, भारत, इटली, इंडोनेशिया, हंगरी, रोमानिया, युगोस्लावाकिया आदि ऐसे देश हैं जहां पर मक्का का उत्पादन अधिक पैमाने पर होता है। जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि अमेरिका जो है वहाँ पर इसको पशु आहार फसल के रूप में उगाया जाता है, इसलिए अमेरिका में जो है इसका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो इसका जो उत्पादन के जो प्रमुख राज्य हैं उनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, ये सभी स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर मक्का का जो है वो बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। हालांकि भारत में जो इसकी खेती की जाती है वो खाद्यान्न फसल के रूप में की जाती है, अर्थात हम जो मक्का की फसल करते हैं वो खाद्यान्न के पर्पज से करते हैं, खाने के पर्पज से जो है हमारे काम आता है। अब हम बात करेंगे अगले बिंदु की, और वो है हमारा वानस्पतिक लक्षण। वानस्पतिक लक्षण को हम देखें तो आप जो है स्क्रीन पर ये डायग्राम देख सकते हैं। इसके आधार पर आप वानस्पतिक लक्षणों के बारे में बता सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं जो मक्का होता है वो एक बीजपत्री पादप है, तो गेहूं और चावल की फसल से ये काफ़ी समानता दर्शाएगा वानस्पतिक लक्षणों में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि यह जो मक्का का पादप होता है वो 1 वर्षीय शाकीय पादप होता है, अर्थात इसका जीवन काल जो है वो 1 वर्ष में पूरा हो जाता है। लगभग बात कहें तो ये 3 से 4 महीने में समाप्त हो जाता है। तो 1 वर्षीय शाकीय पादप होता है और इसकी जो ऊंचाई होती है वो 1 से लेकर के और 3.5 मीटर तक जो है ऊंचाई होती है इस पादप की। पौधा इरेक्ट होता है, ऊर्ध्व होता है, अर्थात ये सीधा खड़ा हुआ होता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। इसका जो तना होता है, तना पर्व और पर्व संधियों में विविधित होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो बीच वाली स्ट्रक्चर्स हैं वो पर्व कहलाती हैं, और ये जो पत्ती वाला जो स्तर जो तने के ऊपर जो पत्ती जहाँ पर लगती है वहाँ पर एक फूली हुई संरचना जो होती है उसको हम इंटरनोड या पर्व संधि कहते हैं। तो तना जो है इसका वो पर्व और पर्व संधियों में विभेदित रहता है। इस पादप में आमतौर पर जो है तलशाखन गेहूं की तरह हमें देखने को नहीं मिलेगा, अर्थात यहाँ पर इस तरीके से ब्रांच आमतौर पर नहीं निकलती हैं, अर्थात ये एकल रूप में जो है वो पादप पाया जाता है। तना जो है इसका वो ठोस होता है, अर्थात जो है यहाँ पर पर्व जो है आपको खोखले नहीं मिलेंगे गेहूं की तरह, चावल की तरह। यहाँ पर वर्ण पर्व जो मिलेंगे आपको वो ठोस होते हैं। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण जो लक्षण यहाँ पर देखने को मिलेगा हमें वो ये मिलेगा कि यहाँ पर जो तने की जो आधारी पर्व संधियाँ होती हैं उनसे अनेक स्टिल्ट रूट या प्रॉप रूट्स आपको देखने को मिलेंगे। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि प्रॉप रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक और डायग्राम जो है वो दिखाता हूँ, उसमें आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरीके से मक्का का जो है पादप होता है। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से ये देखिए यहाँ ये स्टिल्ट रूट या प्रॉप रूट्स जो है हमें दिखाई देते हैं इस तरीके से। ये जो पादप पे स्टिल्ट रूट पाए जाते हैं ये इस पादप को मजबूत सहारा प्रदान करते हैं, साथ ही साथ इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है आंशिक रूप से। और ये जो रूट्स हैं वो ज़मीन में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के पश्चात पादप को एक तरीके से कह सकते हैं कि मजबूती प्रदान करते हैं। अगर हम मुख्य जड़ों की बात करें तो आप मुख्य जड़ों को देख सकते हैं कि इसमें जो जड़ें पाई जाती हैं वो रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं, गेहूं की तरह ही यहाँ पर जड़ें हमें देखने को मिलेंगी। पत्तियों की अगर बात करें तो पत्तियाँ आप देख सकते हैं कि इस पादप में जो है पत्तियाँ लंबी होती हैं और साथ ही साथ चौड़ी पत्तियाँ पाई जाती हैं। ये पत्तियाँ जो होंगी वो चपटी होती हैं और जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें 2 पत्तियों में पत्तियाँ पाई जाती हैं, इसलिए द्विपक्तिक इस कंडीशन को हम कहते हैं। पत्तियाँ जो होंगी वो
पर्ण आच्छद और पर्ण फलक में विभेदित होती हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रही है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं पर्ण फलक। जो ब्लेड नुमा पार्ट होता है बड़ा, वो पर्ण फलक कहलाता है, जिसको हम लेमिना कहते हैं अंग्रेजी में। और ये जो तने पर जो भाग पर्ण का चारों तरफ तने को घेरे हुए रहता है, इसको हम लीफ बेस कहते हैं। और इस लीफ बेस और लेमिना के जो संधि स्थल होगा, इस संधि स्थल पर यहाँ बीच में लिग्यूल जो है वो उपस्थित होता है। तो ये तो बात हुई इसकी पत्तियों की, जड़ों की और तने की। अब हम बात कर लेते हैं पादप के जनन भागों की। तो अगर हम ये कहें कि पादप जो है वो किस तरीके का होता है, तो ये पादप जो है वो द्विलिंगाश्रयी होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नर और मादा पुष्प जो हैं वो एक ही पादप पर लगते हैं और पृथक पृथक शाखाओं पर लग सकते हैं। आप डायग्राम में देखिए कि ये जो हमें ऊपर दिख रहा है ये नर पुष्पक्रम दिख रहा है, और ये जो भुट्टे के रूप में हमें दिख रहा है वो मादा पुष्पक्रम हमें दिखाई दे रहा है। ये देखिए आप, ऊपर वाला जो नर पुष्पक्रम है ये शीर्ष भाग पर लगा होता है, और जो मादा पुष्पक्रम है वो पत्तियों की अक्ष में लगा होता है, और ये भुट्टे के रूप में पाया जाता है। तो एक ही पादप पर हमें दोनों ही प्रकार के पुष्पक्रम अलग अलग शाखाओं पर देखने को मिलते हैं। नर पुष्प की हम बात करें तो नर पुष्पक्रम आप देख सकते हैं, इसको टसेल कहते हैं हम। और ये जो है ये जो टेशल है ये शीर्ष पर जो है उत्पन्न होता है, जबकि हम मादा पुष्प को देख रहे हैं कि ये जो है भुट्टे के रूप में इस पत्ती की कक्ष में उत्पन्न होता है। ये जो भुट्टा है वो एक छोटी शाखा होती है, एक तरीके से हम कह सकते हैं विकसित छोटी शाखा है ये, जिसको हम शंख कहते हैं। ये शंख जो है यहाँ से आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट है वो शंख कहलाएगा। ये देखिए, ये जो भाग है ये शंख कहलाता है, और इसी पर जो है वो भुट्टा परिवर्तित होता है। इस भुट्टे में जो है वो मादा पुष्प उत्पन्न होते हैं, और साथ ही साथ ये भुट्टा जो है वो पर्ण स्फेतों से ढका रहता है, जिसको हम स्फेत भी कह सकते हैं, हस्क भी कहते हैं। ये देखिए आप, ये जो भुट्टा है वो ढका रहता है पर्ण स्फेतों से। हरे कलर की जो पर्ण स्फेत हैं वो पाए जाते हैं, जिसको चारों तरफ से कवर किए हुए रहते हैं। पुष्पक्रम अगर देखें हम नर पुष्पक्रम को, तो नर पुष्पक्रम जो है वो पेनिकल के रूप में पाया जाता है, और इस पे जो है स्पाइकलेट्स लगे रहते हैं। प्रत्येक स्पाइकलेट जो होगा वो ग्लूम्स प्रत्येक स्पाइकलेट में 2 ग्लूम्स पाए जाते हैं, जिनमें 2 पुष्प लगे होते हैं, और पुष्प जो होगा वो लेमा, पैलिया और साथ ही साथ 3 पुंकेसर युक्त होता है। मादा पुष्पक्रम की बात करें तो यहाँ पर जो है स्पाइकें लगी रहती हैं, अक्ष पर स्पाइकलेट लगी होती हैं, और इसमें स्पाइकलेट में जो है हमें 2 पुष्प देखने को मिलेंगे, जिनमें से एक पुष्प जो होता है वो बंद होता है, और साथ ही साथ इसमें भी जो है लेमा, पैलिया और एक अंडप जो है वो पाया जाएगा। मक्का में जो हमें एक और ख़ास बात देखने को मिलती है कि यहाँ पर जो वर्तिका होगी वो वर्तिका मादा पुष्पों में लंबी होती है, और वो स्पेत से बाहर की ओर निकली हुई होती है। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है भुट्टा है, और इसके मादा पुष्पों से ये जो वर्तिका हैं वो लंबी वर्तिका निकली रहती हैं, ये बाहर की ओर आ जाती हैं, और सिल्क कहते हैं इनको हम, क्योंकि ये चिकनी और रेशे में होती हैं, तो ये सिल्क कहलाती हैं। और ये बाहर इसलिए निकली रहती हैं कि ये ऊपर नर पुष्पक्रम से जो आते हुए परागकण हैं या पोलन ग्रेन्स हैं, उनको ये आसानी से कलेक्ट कर सकें। और मक्का में हम, जैसा कि यहाँ पर परागकणों की बात हो रही है, तो हम बता दें आपको कि मक्का में जो है हमें वायु परागण देखने को मिलता है। नर पुष्पक्रम से ऊपर जो परागकण हैं वो वायु के द्वारा उड़ करके नीचे आते हैं, जिनको मादा पुष्प के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। जो वर्तिकाएँ बाहर लटकी हुई हैं, ये वर्तिकाग्र पर जो है उससे परागकणों को ग्रहण कर लिया जाएगा, और निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है।
यहाँ पर आपको ये दाने दिखाई दे रहे हैं, ये दाने या फल जिसको हम कहें तो ये एक बीजीय कैरियोप्सिस फल होता है और इसमें इसके जो फल में या दाने में जो है स्टार्च युक्त एंडोस्पर्म पाया जाएगा और साथ ही साथ भ्रूण पाया जाएगा जो कि एल्यूरोन परत द्वारा पृथक रहता है। यहाँ के अगर बात की जाए दानों के केमिकल कंपोजिशन की, तो दानों में जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अच्छी रहती है, 76 से 77% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्रोटीन पाया जाएगा 4 से 5% या से भी ज़्यादा, और वसा पाई जाती है कुछ मात्रा में, और साथ ही साथ विटामिन्स और अन्य खनिज लवण इसके दाने में मौजूद रहते हैं। तो ये जो है आपने पढ़ा इसके वनस्पति कैरेक्टर्स के बारे में। इस डायग्राम्स को हमें और भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। देख सकते हैं आप कि ये ग्लूम्स जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, ये ग्लूम्स हैं, ये एंथर्स हैं, और नर पुष्पक्रम जो है वो टशेल कहलाता ही है। और ये जो हैं वो इंटरनोड्स, ये मक्का का जो है वो दाना है, कॉर्न सीड जिसको हम कह रहे हैं। साथ ही साथ ये जो है लीफ के अगर पार्ट की बात करें तो ये देखो लीफ का ब्लेड पार्ट्स है, और ये जो लीफ का निचला वाला पार्ट्स है वो जो तने को घेरे रहता है उसको हम लीफ सीड्स कहते हैं, और ये जो है वो रूट्स हैं। अब हम बात करेंगे हमारा जो अगला बिंदु है उसकी, और वो है मक्का के प्रकार। तो मक्का के प्रकार का अगर हम देखें तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि मक्का जो है कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पॉड कॉर्न, सॉफ्ट कॉर्न, तीसरा पॉपकॉर्न, डेंट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, फ्लिंट कॉर्न, वैक्स कॉर्न। ये मक्का के जो है अलग अलग प्रकार हैं, और यहाँ इन सभी प्रकार के मक्का में जो दानों की जो क्वालिटी है वो अलग अलग तरीके से होती है। जैसे कि हम बात करें पॉपकॉर्न की, तो पॉपकॉर्न हम सभी जो है खाने के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पॉपकॉर्न प्रकार की जो मक्का है उसमें दाने का जो एंडोस्पर्म होता है वो एंडोस्पर्म में फूलने की अद्भुत क्षमता होती है, और जब हम इसको गरम रेत में या बजरी में सेकते हैं तो ये जो एंडोस्पर्म है वो फूल करके बाहर निकल जाता है, जिसको हम पॉपकॉर्न्स के रूप में खाते हैं। साथ ही साथ और भी जो पॉडकॉर्न की बात करें तो ये जंगली प्रकार की मक्का है। सॉफ्ट कॉर्न है, डेंट कॉर्न है, ये भी जो है स्वीट कॉर्न जो है, इस स्वीट कॉर्न को जो भुट्टे होते हैं उनको भून करके खाने के काम में लिया जाता है। तो ये बात हुई मक्का के प्रकारों की। अब हम बात कर लेते हैं मक्का की खेती किस तरीके से की जाती है। तो मक्का की खेती करने से पहले हमें आवश्यकता होगी कि इसकी किस तरीके की जलवायु का पादप है और इन सबको जानने की। तो अगर हम जलवायु की बात करें तो मक्का जो है वो गर्म जलवायु का पादप है, अर्थात उष्णकटिबंधीय जलवायु, गर्म जलवायु जैसा कि हमारे भारत देश में पाई जाती है उस तरीके की जो है ये जलवायु में बहुत अच्छी तरह ग्रो करता है। वैसे तो क्या है कि अलग अलग परिस्थितियों में इसको उगाया जा सकता है, लेकिन उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु जो है वो इस पादप के लिए सबसे अनुकूल है, क्योंकि ये मूल रूप से उष्णकटिबंधीय जलवायु का पादप है। तो गर्म क्षेत्रों में जो है इसकी वृद्धि वैसे अच्छी होती है। इसी खेती के लिए अगर हम बात करें तो जो तापमान हमें चाहिए वो चाहिए 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए होता है। वार्षिक वर्षा की बात करें तो 60 से 120 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा इस की खेती के लिए पर्याप्त रहती है। मृदा अगर देखें हम तो मृदा जो लॉम सॉइल्स है या दोमट जो मृदा है, और साथ ही साथ जलोढ़ मृदा जो है इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहती है। अधिक पैदावार के लिए जो अच्छे जो जल निकास वाली या वेल ड्रेनड जो मृदा होती है, दोमट मृदा, वो सबसे उपयुक्त रहती है। और मृदा का जो पीएच है वो 6 से और 8 के बीच में होना चाहिए। उर्वरकों की बात करें तो इसके लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम उर्वरकों की आवश्यकता पड़ती है, और यह उर्वरक जो है सिंचाई के साथ साथ समय समय पर खेत में डाले जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं खेती करने के लिए हमें क्या स्टेप्स अपनाने होंगे। तो हमारे भारत में अगर बात की जाए तो भारत में मक्का को हम खरीफ की फसल के रूप में बोते हैं, अर्थात जो हमारे यहाँ पर
जून जुलाई का महीना जो होता है, बारिश का जो महीना होता है, बरसात जब उस समय होती है, तो इसमें इसको बोया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले तो जो है बुवाई करने से पहले खेत की जो है जुताई की जाती है और इस दौरान जो है 4 से 5 बार खेत को जोता जाता है। उसके पश्चात इसको हम खेत को समतल कर लेते हैं। समतल करने के पश्चात अगर हमारे पास खाद उपलब्ध है, देसी खाद, तो उसको भी हम डाल सकते हैं। खेत तैयार होने के बाद उसमें बुवाई की जाती है और बुवाई का जो कार्य है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये जून जुलाई के महीने में किया जाता है। और जून जुलाई के महीने में बुवाई कार्य जो हम करेंगे वो या तो बिखेर कर सकते हैं या फिर कतारों में ट्रैक्टर के माध्यम से हल चलाकर, अर्थात जो ड्रिलिंग मेथड है और करके वो हम कर सकते हैं। कतारों की जो मध्य की दूरी है वो हम 40 से 50 सेंटीमीटर रखी जाती है और पौधों की दूरी जो है वो 25 से 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। वर्षा अगर नहीं हो रही है तो उसके अभाव में 3 से 4 सिंचाई की इसके लिए आवश्यकता रहती है और फसल जो है वो 110 से लेकर के 130 दिवस में पक करके तैयार हो जाती है। मतलब लगभग 4 महीने इस फसल को पकने के लिए चाहिए। जब फसल पकने लग जाएगी तो जो है पादप पीला पड़ने लग जाता है, पत्तियां जो है वो पीली पड़ने लग जाती हैं और भुट्टे जो होते हैं वो, उनके बीज अर्थात जो दाने होते हैं, कर्नेल्स होते हैं, वो पकने लग जाएंगे। तो ये जो संकेत अगर हमें जब दिखने लग जाते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि फसल जो है वो परिपक्व हो गई है। और यह जो समय होता है वो होता है सितंबर अक्टूबर का। तो सितंबर अक्टूबर के दौरान जब फसल पक जाएगी तो उस समय भुट्टों को जो है हम खड़ी फसल से तोड़ लिया जाता है, उनको तोड़ लेते हैं और इनको एकत्रित कर लिया जाता है सूखने के लिए। सूखने के लिए डालने के पश्चात जब भी ये सूख जाते हैं, क्योंकि सूखने से पहले इनका स्पेस जो था उसको भी हटाना पड़ता है, तो सूख करके तैयार हो जाएंगे तो इनको अगले चरण में थ्रेशिंग के द्वारा जो है दानों को इनसे पृथक कर लिया जाता है। तो इस प्रकार जो है हमारे पास मक्का के जो दाने हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि मक्का को हम भून करके भी खाते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो है मक्का को कच्ची अवस्था में, जिसको कह सकते हैं दूधी अवस्था में, जो है तोड़ा जाता है और उसको भून करके खाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो बात हुई मक्का की खेती की या कल्टीवेशन की। अब हम बात करते हैं कि मक्का की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। तो मक्का की उन्नत किस्मों की अगर बात करें तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मक्का की जो उन्नत किस्में हैं वो गंगा 5, गंगा सफ़ेद 2, सरताज, हिम 123, हिम 128, साथ ही विजय, विक्रम, किसान, नवजोत, किरण, अगेती 76 आदि जो हैं मक्का की उन्नत किस्में हैं, जिनका प्रयोग हम इसकी पैदावार के लिए उन्नत कर सकते हैं, अच्छी पैदावार के लिए कर सकते हैं। हालांकि भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान जो संस्थान है वो अखिल भारतीय मक्का सुधार परियोजना के अंतर्गत मक्का की उन्नत किस्में तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। अब हम बात करते हैं कि मक्का का उपयोग हम किस तरीके से करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बताया कि मक्का जो है वो मुख्य रूप से खाद्यान्न फसल है और साथ ही साथ पशु आहार के रूप में प्रयुक्त हो जाती है। तो सबसे बड़ा उपयोग तो इसका यही है। और इसके अलावा जो उपयोग हमें दिखाई दे रहे हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि पहला जो उपयोग हम देख रहे हैं वो है पॉपकॉर्न बनाने में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मक्का से जो है वो पॉपकॉर्न तैयार किया जाता है। इसके अलावा हम कॉर्न फ्लेक्स भी तैयार करते हैं मक्का से। तो पॉपकॉर्न जो हैं वो खाने में बच्चों के द्वारा, बड़ों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। और पॉपकॉर्न के बारे में आपको पहले ही बता दिया कि जो पॉपकॉर्न्स होते हैं वो मक्का के दानों को भून करके प्राप्त किया जाता है। दूसरा जो उपयोग है वो है चपाती बनाने में। भारत के कई स्थानों पर जो है मक्का के आटे की चपाती बना करके खाई जाती हैं। इसके अलावा मक्का का जो प्रयोग है वो कॉर्न फ्लेक्स बनाने में, कॉर्न तेल जो है, कॉर्न सिरप है, कॉर्न शर्करा, इन सभी के बनाने में किया जाता है। कॉर्न तेल जो है वो खाना बनाने में, और कॉर्न शुगर जो है उसका प्रयोग जो है वो जैम, मिष्टान निर्माण इत्यादि में किया जाता है। इसके अलावा दलिया का जो प्रयोग, इसके अलावा जो मक्का का प्रयोग है वो दलिया, खिचड़ी, स्नैक्स, ढोकले आदि जो प्रमुख व्यंजन हैं उनको बनाने में भी हम करते हैं। साथ ही साथ
जैसा कि आपको पहले भी बताया कि इसका प्रयोग जो है वो चारे के रूप में भी किया जाता है, पशु आहार के रूप में भी करते हैं, क्योंकि जो पादप का तना है वो चारे के तौर पर इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके अलावा मक्का में जिन प्रोटीन पाया जाता है जिससे कि कृत्रिम रेशे का निर्माण होता है, यह जिन प्रोटीन जो है वो सिंथेटिक फाइबर के निर्माण में काम आता है। कई देशों में मक्का के दानों के किण्वन से अल्कोहलिक पेय भी तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा मक्का से कई इंडस्ट्रियल उत्पाद जो हैं, जैसे कि स्टार्च है, ग्लूकोज है, इसके अलावा डेक्स्ट्रीन है, ये भी प्राप्त किए जाते हैं। तो ये हमने देखा कि मक्का के जो है कई सारे उपयोग हमारे द्वारा दैनिक जीवन में किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास हमारी जो थी वो मक्का के ऊपर थी, और आप सभी को जैसा कि विदित है कि इकोनॉमिक बॉटनी के पेपर में एक बड़ा जो प्रश्न है वो किसी एक फसल के ऊपर पूछा जाता है, उनमें से मक्का भी एक हो सकती है। तो आज यहाँ पर हमने 5 से 6 चीज़ों की इसकी प्रमुख चर्चा की थी, जिसमें उत्पत्ति और इसका इतिहास, उत्पादन क्षेत्र, वानस्पतिक लक्षण, और साथ ही साथ इसका खेती करना और उन्नत किस्में और उपयोग, इन बिंदुओं पर चर्चा की। और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको निश्चित तौर पर यह समझ में आया होगा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।